गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो हिंदी के पेपर की होगी। मतलब जो 2021 का 24 अप्रैल को पेपर आना है और विथ 100% गारंटी है कि आपको पेपर यही मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी 10th हाई स्कूल बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो 24 अप्रैल को पेपर देने जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस पेपर फाइनली 3 आवर्स के अंदर अपना सॉल्व करके जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपका होता है वो गद्य साहित्य का इतिहास से होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन सही है, उसे आपको पहचानना है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कवि एवं कहानीकार हैं। बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार थे। प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो है, तो हम लोगों का सही ऑप्शन है कि कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास नहीं है। याद रखिएगा, ये नहीं है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं, ये भी आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि नहीं है। बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार थे, नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है, और ये भी। लास्ट ऑप्शन आपका है प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो फोर्थ वाला होगा कि प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। चिंतामणि, चंद्रगुप्त, गोदान, मेरी असफलताएं। तो उम्मीद है कि सभी रचनाएं आपकी लगभग पढ़ी हुई होंगी बोर्ड के लिए, क्योंकि चिंतामणि जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। याद रखिएगा, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि का नाटक है। ओके, गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, और मुंशी प्रेमचंद जो है ये शुक्ल युग के कवि हैं। ओके, मेरी असफलताएं ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा। ओके, तो उम्मीद है कि आपको एक लेखक का नाम लिखना है, तो अच्छे से अगर आपने छायावादी के कवि पढ़े हैं तो आप अपनी रचना एक बहुत आराम से लिखाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए। तो किसी एक संस्मरण लेखिका में आपकी आती है कि जो महादेवी वर्मा है, छायावादी युग की है, और ये जो है आपकी संस्मरण लेखिका है। ओके, तो संस्मरण लेखिका में नाम आता है महादेवी वर्मा का। इनका जैसे है श्रृंखला की कड़ियां हैं, और इनकी रचना है गिल्लू मेरा परिवार से, तो ये संस्मरण रचना है। और महादेवी वर्मा जो है ये छायावादी युग की कवित्री हैं और आधुनिक काल की। फिर पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद की एक रचना जो है वो है, बहुत सारी हैं, कि जयशंकर प्रसाद की जैसे ध्रुव स्वामिनी है, राज्यश्री है, और छाया, अजात शत्रु है, स्कंद गुप्त है, आंधी है, इंद्रजाल है। तो ये सब जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। फिर आता है कि नेक्स्ट है शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। तो शुक्ल युग की समय सीमा हमारी क्या होगी कि शुक्ल युग जो है वो 1920 से लेकर 1936 तक है। मतलब 1920 से लेकर 1936 तक। ओके, तो शुक्ल युग की सीमा क्या है, 1920 से लेकर 1936 तक। और शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है 1936 से लेकर 1950 तक। तो शुक्ल युग की समय सीमा जो है वो 1936 से लेकर 1950 तक। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ये आपका पद्य साहित्य का इतिहास से आता है। ओके, तो इसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5 आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है रीतिकाल की 2 विशेषताएं बताइए। तो रीतिकाल जो है ये 1643 से लेकर जो है आपका 1643 से लेकर 1843 तक है। ओके,
तो याद रखिएगा, समय सीमा भी बहुत पूछता है, किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक। ओके, उसके बाद है कि रीतिकाल की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, लक्षण है, तो वो सब सेम होता है। ओनली सिर्फ आपसे पूछता है कि रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं उनका मतलब एक ही है। तो दो लिखनी है, दो अच्छे से याद रखिएगा कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, और दूसरा आश्रय दाताओं की प्रशंसा, मतलब जो उनके आश्रय में लोग रहते थे वो उन्हीं की चाटुकारिता में काव्य रचनाएं किया करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि कामायनी तथा लोक यातन के महाकाव्यकार का नाम लिखिए। अब याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो आपका शब्द आ गया है महाकाव्यकार, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। महाकाव्यकार का मतलब ही होता है कि रचनाकार का नाम लिखिए। तो कामायनी आप सब लोग जानते हैं, फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद की। ओके, और ये इनका काव्य संग्रह है। लोकायतन जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ओके, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, लोकायतन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आपके पूछी गई है। ओके, नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त की किसी एक रचना का नाम लिखिए। बिल्कुल सिंपल, मैथिली शरण गुप्त भी जो आपके हैं वो इम्पोर्टेंट कवि हैं, और मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो है भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, मैथिली शरण गुप्त की ये सारी रचनाएं। और साकेत जो है इनका ये भी महाकाव्य है। याद रखिएगा, अगर कोई दो महाकाव्य पूछे जाएं तो एक आप कामायनी लिख दीजिएगा जयशंकर प्रसाद का, और दूसरा साकेत लिख दीजिएगा मैथिली शरण गुप्त का। ये दोनों महाकाव्य हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का जो आता है वो आता है कि निम्नलिखित गद्यांश में से एक गद्यांश के संदर्भ सहित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब आप ध्यान रखिएगा कि आपको दो पैराग्राफ दिए होंगे, ठीक है, और बीच में अथवा लगा होगा। अथवा को ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से कोई एक पैराग्राफ आपको करना है। ओके, तो पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फटाफट। कुसंग का जड़ सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो ये पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन जो है वो है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ जो है इसके लिए आपके 2 नंबर निर्धारित होते हैं। ठीक है, अगर अब बच्चा कुछ भी नहीं करेंगे आप तो भी आपको 2 नंबर मिलने हैं। संदर्भ क्या होता है कि ये पैराग्राफ हमारा हमारी बुक से किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। तो ये आप लोग जानते हैं कि ये चैप्टर जो हमारा है, पैराग्राफ जो है ये रामचंद्र शुक्ल की रचना मित्रता निबंध से लिया गया है। तो संदर्भ हमारा क्या होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध मित्रता से लिया गया है, और इस निबंध के अंतर्गत मित्र का महत्व बताया गया है कि मित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है और मित्र कैसा होना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा संदर्भ। फिर आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या होता है कि आपको कोई 3 लाइनें अंडरलाइन होंगी, तो आपको वो जैसे है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो लेखक कहते हैं कि जो कुसंगति होती है ये एक ज्वर के समान होती है, एक बुखार के समान होती है, कि जिस तरह से बुखार हमारे शरीर का नाश करता है उसी तरह जो बुरी संगत होती है वो हमारी नीति, हमारी अच्छी सोच, हमारी बुद्धि का क्षय करती है। इसी तरह अगर हमारे युवा पुरुष के जो लोग हैं अगर ये बुरी संगत में पड़ जाते हैं तो ये सिर्फ उनके विनाश और पतन का कारण बनती है, और उसे जो है ऊपर की ओर उठने नहीं देती है। ओके, ना लास्ट क्वेश्चन है कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल इसी सिंपल आपकी लाइन में ही देखिए दिख रहा है कि यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान और निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि कुसंगति से मनुष्य जो है वो अपना चारित्रिक और सामाजिक नैतिक पतन करता है। मतलब मनुष्य जो है वो विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता है। ओके, तो मोस्टली आपको ये व्याख्या जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि आप पेपर को जो है वो सॉल्व जरूर करेंगे।
सेकंड पैराग्राफ जो है ये हमारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर आधारित है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को ही उन्हें मुख्य स्थान दिया गया। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग से त्याग निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाए। श्रुति कहती है कि तेन त्यक्तेन भुज्यता, इसी के द्वारा के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश का विरोध मिटाना चाहिए। तो इसके जो था हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से उत्प्रोत है। तो इसमें भी आपका वही क्वेश्चन सेम है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट अपना आप लिख लीजिए पाठ और लेखक का नाम। हमें पता है कि ये चैप्टर हमारा जो है, पैराग्राफ जो है, ये भारतीय संस्कृति से आया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। तो रेखांकित अंश क्या है कि हमारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर आधारित है, जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों को अहिंसा का प्रमुख स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है। अब लेखक कहते हैं कि भारतीय दर्शन के अनुसार जो भोग है, इसकी उत्पत्ति जो है वो त्याग से हुई है। मतलब अगर त्याग कर देंगे हम चीजों का तो वो हमारे लिए सार्थक हो जाएगी। अगर त्याग नहीं रहेगा तो विवाद का कारण नहीं होगा, हिंसा नहीं उत्पन्न होगी। तो अहिंसा का जो स्थान है ये हमारे नैतिक सिद्धांतों पर निर्भर करता है, कि गांधी जी ने भी कहा था कि अहिंसा परमो धर्मा, ये अहिंसा जो है वो हमारा परम धर्म है। मतलब भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है वो अहिंसा है, और अहिंसा का ही दूसरा रूप त्याग है। अगर हमारे संबंधों के बीच किसी के बीच वाद विवाद ना हो तो इसका मुख्य कारण है कि हम उन चीजों का त्याग कर दें जिनके कारण विवाद उत्पन्न हो रहा है। ओके, तो इसी को बताया था कि संसार का भोग त्याग की भावना से करें। अगर संसार में चीजों की हम कोई इच्छा रखते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि हमें उन चीजों का त्याग भी करना आना चाहिए। भोग के कारण ही एक समाज दूसरे समाज और दूसरे देश के बीच में संघर्ष होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होती है, लोगों में आगे बढ़ने की चाह होती है, और इसी के कारण हमारी सारी नैतिक चेतना जो है इसी तत्व से उत्पन्न है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जैसा कहा है कि हमारी जितनी भी नैतिक चेतना है वो इसी पर निर्भर करती है कि भारतीय संस्कृति जो है अहिंसा को फॉलो करता है या उसका अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे नैतिक सिद्धांत में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है। लाइन से क्लियर है कि हमारी नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया, और इसका दूसरा रूप क्या है, इसका दूसरा रूप त्याग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका पद्य से आता है, मतलब काव्य खंड से आएगा, और इसमें भी सेम 2 व्याख्या रहेंगी आपकी। ठीक है, 2 व्याख्या रहेंगी और 2 में आपको चॉइस करके एक लिखनी है। तो पहली व्याख्या जो है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो ये जो हमारा पंक्तियां हैं ये आपकी जो राइटर हैं राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, इनकी रचना है स्वदेश प्रेम, इससे ली गई है। ठीक है, इसमें कवि ने जो है संबोधित करते हुए कहा है कि मनुष्य जो है को मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मतलब मृत्यु जो है निश्चित है, मृत्यु को जो है टाला नहीं जा सकता, और ये शरीर जो है क्षण भंगुर है, मतलब शरीर से मोह करना व्यर्थ होता है। तो लेखक जो हैं कवि रामनरेश त्रिपाठी हैं, ये संबोधित करते हुए कहते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, कि हे भारत के वीर युवकों, तुम निडर होकर मृत्यु का डटकर सामना करो। तो मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। कहते हैं कि मृत्यु जो है जीवन चक्र के बाद एक ऐसा स्थान आता है जहां पर ये शरीर जो है विश्राम करता है, अर्थात जीवन की सभी क्रियाओं को समाप्त करके उस स्थान पर निवास करता है, उसी को मृत्यु स्थल कहते हैं। जीव जहां से फिर चलता, धारण कर नव जीवन मंडल। कहते हैं कि जहां पर मनुष्य जो है
अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है, मृत्यु वही एकमात्र स्थान है। और यहाँ पर मनुष्य जो है अपनी नवजीवन मतलब अपने नए जीवन की शुरुआत करता है और पुराने शरीर का त्याग कर देता है और नए जीवन के लिए आगे बढ़ता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, कहते हैं कि मृत्यु जो है, सरिता माने नदी, मृत्यु जो है एक नदी के समान है जिसमें श्रम से कातर जीव, कहते हैं कि जिसमें थकान से भरा हुआ मनुष्य जो होता है वो इस पवित्र मृत्यु रूपी नदी में स्नान करके अपने जीवन को नए जीवन के आधार के लिए आगे बढ़ता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। और जो उसकी शरीर रूपी वस्त्र है इनको त्याग करके नई आत्मा जो जो आत्मा है वो नए शरीर में प्रवेश करके फिर से इस जीवन चक्र में आती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि मनुष्य जो है मृत्यु के बाद पुनः शरीर को धारण करके इस धरती पर वापस आता है। इसलिए हे भारत के वीर युवकों, तुम्हें मृत्यु का जो है वो डटकर सामना करना चाहिए। और याद रखिएगा काव्यगत सौंदर्य 1 नंबर का आता है। तो काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखते हैं कि रामनरेश त्रिपाठी, इनकी भाषा क्या है, तो भाषा इनकी जो है साहित्यिक है, ठीक है, और रस जो है शांत है, गुण प्रसाद है, प्रसाद शैली में है, ठीक है, और अलंकार जो है अनुप्रास, रूपक और श्लेष है। मृत्यु एक सरिता है, तो मृत्यु की तुलना यहाँ नदी से की गई है, तो मृत्यु रूपी नदी ये रूपक अलंकार है। ओके, नेक्स्ट आपका एक अथवा करके आएगा। अगर आपको ऊपर वाला पद नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। तो नीचे वाला पद हमारा क्या है कि अच्छे से आप लोगों ने पढ़ के गए होंगे और याद रखिएगा कि भक्ति काल के तीनों चैप्टर बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, ठीक है। तो ये पद जो आपका है, ऊधव मन न भय 10-20, तो ये जो है सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है, ठीक है। आपके बुक में ये पद नाम से चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें जब उद्धव संदेश देने जाते हैं निराकार ब्रह्म का गोपियों को, तो गोपियां जो हैं बार बार उद्धव से कहती हैं कि जो तुम मुझे ये ज्ञान देने आए हो निर्गुण ब्रह्म का, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, अर्थात हम तो इसे जानते तक नहीं है। और उसी समय ये पंक्तियां जो हैं गोपियों द्वारा उद्धव से कही जाती हैं, ठीक है। तो उद्धव से गोपियां क्या कहती हैं कि हे उद्धव, मन न भय 10-20, हमारे पास कोई 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक की आराधना हम करें निर्गुण ब्रह्म की और अपने श्री कृष्ण को त्याग दें। एक हो तो सो गयो श्याम संग, कहते कि एक ही मेरे पास हृदय था, वो भी श्याम के संग चला गया है। क अवराधे ईश, अब जो है हम किस हृदय से तुम्हारे उस निराकार ईश्वर की आराधना करें। तो ये बार बार गोपियां कहती हैं, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, कहती हैं कि हमारी तो सारी इंद्रियां ही बिल्कुल शिथिल हो गई हैं बिना श्री कृष्ण के। ज्यों देही बिनु शीस, जैसे बिना सिर का धड़ होता है, शीस माने सिर और देही माने शरीर, जैसे बिना सिर का धड़ होता है उसी तरह हम भी बिना श्री कृष्ण के, हमारी भी सारी इंद्रियां ने जो है, जो हमारी इंद्रियां हैं इन्होंने कार्य करना बंद कर दिया। आशा लाग रहत तन स्वासा, कहते हैं कि हमें तो सिर्फ अपने श्री कृष्ण के आने की ही आस लगी रहती है, अर्थात उन्हीं के आने की प्रतीक्षा जो है वो लगी रहती है। तन स्वासा, और शरीर जो है उन्हीं के इंतजार भी, उन्हीं की सांसों में अटकी रहती है। जेहू कोटि बीरस, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस हालत में करोड़ों वर्ष तक हम जीवित रह सकेंगे। जीवे कोटि बरस मतलब करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे, अर्थात कृष्ण की प्रतीक्षा में ही हमारे प्राण जो है ये केवल जीवित हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के, कहते हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सखा के अर्थात श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्रों और सारे युगों के, सकल जोग के और संपूर्ण योग साधना को जानने वाले ईश्वर हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, कहते हैं कि नंद श्री कृष्ण के सिवा हमारे लिए कोई दूसरा जो है वो इस संसार में अब नहीं है। ओके, तो ये व्याख्या जो होती है आपकी उद्धव मन भय न 10-20, तो ये सूरदास के भ्रमर गीत की व्याख्या थी और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पद हम आपको और बता दे रहे हैं, वो भी पढ़ के जाइएगा।
अच्छे से चरण कमल बंदो हरिराई, क्योंकि 2019 में आया है तो हो सकता है मोस्टली इस साल भी आने की संभावना बनी रहे। ओके, क्योंकि ये बहुत मेहनत से पेपर बनाया गया, इसलिए आई रिक्वेस्ट, बिल्कुल मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को आप सॉल्व करके जाइएगा। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो भी अगर पढ़ के जाएगा तो 100% मार्क्स लेके आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फटाफट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो रचना आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं उसमें से 4 बचे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो आप अगर 2 जीवनी भी अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपका 100% पेपर अच्छा होगा। तो शुरू की 2 जीवनी आप सब अच्छे से याद कर लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। ओके, और 2 जीवनी लिखने में आपका जो समय है वो बहुत ज्यादा जो है वो 25 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो सूरदास, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सूरदास और तुलसीदास की जीवनी तो भक्ति काल से कंफर्म याद करके जाइएगा, 100% आपको पेपर में मिलनी ही मिलनी है। उसके बाद आधुनिक काल और छायावाद में मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा। ओके, डेफिनेटली आप लोग ये जीवनी पढ़ के जाइएगा, अच्छे से रट के इनकी जबरदस्त 25 मिनट में इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन है कि संस्कृत खंड से आपका पैराग्राफ आएगा और श्लोक आएगा। या तो आप गद्य अवतरण की व्याख्या लिखिए, मतलब श्लोक की, या आप पैराग्राफ की व्याख्या लिखिए। तो दोनों में से अगर आप कोई भी टॉपिक तैयार करके जाएंगे, चाहे श्लोक तैयार करके जाएं चाहे पैराग्राफ तैयार करके जाएं, आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, तो हमारा जो पैराग्राफ है ये पहले ही चैप्टर से है। ठीक है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इयम बिमला सरिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। तो संदर्भ में आपको अपने चैप्टर का नाम पता होना चाहिए कि पैराग्राफ किस चैप्टर से आया है। तो हमारा ये जो पहला चैप्टर है कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, तो ये वाराणसी चैप्टर से ही आया है। ओके, फर्स्ट चैप्टर आपका संस्कृत का है। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। फटाफट इसकी व्याख्या देख लीजिए कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, कि वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। एयम बिमल सरिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्य घटानाम पंक्ति ध्वल्याम चंद्रकाया बहुराचिते, इसकी सफेद घाटों की इसके घाटों की पंक्ति में सफेद चंद्रकाया जो चांदनी है वो बहुत सुशोभित होती है। अगणित पर्यटका सुदूरोभ्या देशभ्या नित्यम अत्याय, असंख्य पर्यटक दूर देशों से यहाँ आते हैं। अस्य घटा नाम शोभाम विलोक एवं बहुप्रशंसित, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बस इतना सा आपको लिखना है। फिर अथवा करके या तो आप श्लोक का अर्थ लिख दीजिए। सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम ग्रहे सता, आतुरस्य भीष्कम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता। ये पद जो है आपका जीवन सूत्राणी से लिया गया। आप ध्यान रखिएगा कि इस साल सिलेबस कम हुआ है और श्लोक के चैप्टर हट गए हैं। ठीक है, तो जीवन सूत्राणी लास्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये हमेशा पेयर में आता है। मतलब एक बार युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं और यक्ष प्रश्न करते हैं और फिर युधिष्ठिर उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हमने यहाँ पर केवल उत्तर लिखा है, आप प्रश्न भी देख के जाइएगा। सार्था प्रवस्तो मित्रम, ठीक है, कि प्रवास में अर्थ अर्थात धन जो होता है वो मित्र होता है। भार्या मित्रम ग्रहे, और घर में पत्नी मित्र होती है। आतुरस्य भीष्कम मित्रम, रोगी का मित्र जो है वो वैद्य होता है। आतुरस्य माने होता है रोगी, रोगी का मित्र जो होता है वो वैद्य होता है। और मरिष्यता माने होता है मरने वाले, तो मरने वाले का मित्र जो है वो दान होता है। ये आपका जीवन सूत्राणी से लिया गया है। फिर नेक्स्ट आपका जो आता है क्वेश्चन नंबर 7 आता है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। बहुत सारे श्लोक हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब दो दूरगामी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बंधनम मरणम वापि है, पराजय। तो ये सभी श्लोक बहुत अच्छे हैं, अच्छे से एक रिटर्न प्रैक्टिस इनकी कर लीजिएगा। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिता कस्मात उच्चतरा अस्ति, मतलब पिता से ऊंचा क्या है। ठीक है, तो पिता से ऊंचा क्या है कि आकाशा, मतलब खात।
खात माने होता है आकाश, याद रखिएगा, कभी कभी पर्यायवाची में भी आपका काम कर जाएगा। ठीक है। ग्रह सतह मित्रम किमस्ति, घर में मित्र कौन होते हैं, अभी आपने श्लोक ही ऊपर पढ़ लिया है, भार्या मतलब पत्नी। लाभहीन किम वर्तते, लाभ से क्या बढ़ता है, लोभ। ठीक है। दुर्मुखा का अस्ति, दुर्मुख कौन था, ये चंद्रशेखर से है, चांडाला। ठीक है। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम आते हैं, आपको कोई दो लिखने होंगे, आप इसमें से दो कोई भी चॉइस कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा। फिर निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए और उसका स्थायी भाव बताइए। दो तरह से रस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये आपको पद दिया गया है, ठीक है, शोक सकल सब रुइहें रानी, रूप सील वल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भारा। तो पढ़ने से ही देखिए पहले शब्द में ही शोक लिखा है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें किसकी परिभाषा लिखनी है, हमें सिर्फ करुण रस की परिभाषा लिखकर इसको समझा देना है कि करुण रस क्या होता है। तो करुण रस क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है, मतलब शोक रस की निष्पत्ति होती है, तो वहां पर करुण रस होता है। हास्य रस में यही, जब किसी की विचित्र आकृति वेशभूषा को देखकर हृदय में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पर हास्य रस होता है। ओके, तो ये डेफिनेटली आप एक भी परिभाषा रट लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार क्या होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार वो होता है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। ठीक है, मतलब याद रखिएगा, संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना, जैसे मानहु, मनु, सूर, काड़ी, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार क्या होती है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पास सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोला। जैसे चरण कमल बंदो हरि राय, ठीक है, कि चरण कमल किसके समान है, कमल रूपी चरण है। ठीक है, तो ये हमारे सब क्या कहलाते हैं, या राधा के चरण कमल के समान सुंदर हैं, तो ये सब उपमा अलंकार हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त छंद को बताइए। तो छंद है, ये पद देख लीजिए, थोड़ा आगे हो गया है। बंदौ मुनिपद कंजु रामायण, सोहि निर्मयी सुपर सुकुन, मंजु दोष रहित दूसज सहित। तो इन पदों पे आप मात्रा लगा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये आपकी चौपाई की वो सोठा की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो आप में जो आएगा वो सोठा और रोला आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सोठा और रोला आएगा। यहाँ पे थोड़ा ये मिस हो गया है, ध्यान रखिएगा, दोहा नहीं आएगा बल्कि आपके सिलेबस में सोठा आएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, और दूसरा जो आपका छंद आएगा वो रोला आएगा। ठीक है, तो रोला और सोठा में से दोनों की परिभाषा याद करिए। सोठा क्या होता है, सोठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये सोठा का पद आपका कहलाता है। और रोला, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बुक पे आपको 8 चरण भी मिलेंगे, लेकिन उसमें कॉमा लगा होगा। और इसमें 24-24 मात्राएं होती हैं, और इसकी पहचान होती है कि अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो आपके में दोहा नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, सोठा आता है 10th क्लास। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। ये यहाँ से आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आपकी स्कोरिंग नंबर होती है और फ्री के आपको मिलते हैं। अब बताइए, यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं और 5 में से कोई 3 आपको चॉइस करनी है। और याद रखिएगा, उपसर्ग जो है हमेशा आगे लगते हैं। जैसे प्रा पूछा है, तो प्रा में हम कार जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, प्रकार। ठीक है, ये उपसर्ग एक शब्द हो गया। अनु में आगे हम जोड़ दें सरण, तो क्या बन जाएगा, अनुसरण। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा कि उपसर्ग जो होते हैं शब्द से पहले लगेंगे। जैसे वी प्लस ज्ञान, तो क्या बनेगा हमारा, विज्ञान। क्लियर हो गया, कोई 3 शब्द आपको चॉइस कर लेने हैं और वही आपको लिख देने हैं। नेक्स्ट आते हैं, 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। अब 2 प्रत्यय आने हैं तो बिल्कुल सी बात है कि आपको पता होने चाहिए। जैसे पन मतलब बचपन, ठीक है,
तत्व, महत्व, ठीक है, हटता है जैसे, ठीक है, तो मानवता, मानव में मानवता। तो इसी तरह आपके और जैसे हट से आता है, ठीक है, तो हट से क्या होता है, घबराहट, ठीक है, घबराहट, आहट। ओके, तो याद रखिएगा कि ये जो आपके शब्द हैं ये प्रत्यय के हो जाएंगे, दो प्रत्यय। फिर दो के समास विग्रह कीजिए। यहाँ पे भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि दो ही समास आपके आने हैं, द्विगु और द्वंद्व, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द्विगु की पहचान होती है कि पहले पद में आपको संख्या दिख रही हो, जैसे पंचवटी में पंच दिख रहा है, तिरंगा में ती दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों हमारे जो हैं ये द्विगु समास के उदाहरण है। और द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, ये देखिए सब में, ये सब जितने हैं हमारे ये द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। और इसके विग्रह कैसे करेंगे, और जोड़ देंगे, ये हमारा द्वंद्व समास का विग्रह हो जाएगा। भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, आजकल, आज और कल, पंचवटी में 5 वटों का समूह, तिरंगा में 3 रंगों का समूह। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है कि किन्हीं दो शब्दों के तत्सम लिखिए। तो तत्सम क्या होते हैं, कि जो हम संस्कृत के लिखते हैं, ठीक है, तो जो संस्कृत के शब्द हैं उनको हम तत्सम में लिखते हैं, ठीक है। जैसे निर्गुण का निर्गुण, ओके, सावन का श्रावण, दूध का दुग्ध, ठीक है, केला का कदली, और कभी कभी घी का पूछ लेता है तो घी का घृत होता है। ओके, तो ये हमारे सब तत्सम थे। नेक्स्ट आते हैं कि किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। 4-5 आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको कोई दो के पर्यायवाची लिखने हैं। अतिथि, ठीक है, मेहमान, ठीक है, पाहुन, ओके, हवा, पवन, समीर, बादल, जलद, ठीक है, आकाश, अंबर, व्योम, ठीक है, फूल, पुष्प, सुमन, आकाश, गगन, नभ, अंबर, ठीक है। तो ये हमारे सब क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची देख लीजिएगा, कॉमन से आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए। अब याद रखिएगा एक ही संधि बची है, और वो है केवल आपकी यण संधि, और कोई संधि नहीं आनी है, ध्यान रखिएगा। ओनली यण संधि बची है, वही आएगी 10th में इस साल कोविड की वजह से। तो जो चारों उदाहरण है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये चारों उदाहरण जो हैं यण संधि के हैं। और यण संधि की पहचान होती है ई और आ का परिवर्तन या में, ठीक है, और उ और आ का परिवर्तन वा में हो जाता है। इति प्लस आदि क्या होगा, इत्यादि। ओके, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ठीक है, सु प्लस स्वागतम, स्वागतम, ओके, गुरु प्लस आदेश, गुरवा देश, ठीक है। तो और ये सारी संधि जितनी भी हैं यण संधि है। अगर आप किसी संधि गलत भी हो जाएंगी तो संधि का नाम मत गलत करिएगा, क्योंकि इस साल पेपर में एक ही संधि आनी है, यण संधि। कोई भी शब्द आप चॉइस करके यण संधि लिख दीजिएगा, आपको 1 नंबर डेफिनेटली मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन के रूप लिखिए। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का जो बहुवचन होता है, ये हमारा जो है चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन जो है नदी अथवा मधु। अगर आपने नदी का याद किया है तब भी आपका काम चल जाएगा, और मधु का याद किया है तो भी। तो चतुर्थी का बहुवचन जो आपका नदी का होता है वो होता है मधुभ्या। ठीक है, चतुर्थी का मधुभ्या, मधु का, ठीक है, नदी का ऐसे ही नदीभ्या, ठीक है, और फल का भी फलेभ्या। मतलब याद रखिएगा चतुर्थी का बहुवचन अगर कोई भी आएगा तो उसमें अभ्या शब्द लगा होगा, फलिभ्या, मतिभ्या, ठीक है, अगर मति का आएगा तो मतिभ्या, मधु का आएगा मधुभ्या, और नदी का आएगा तो नदी भी, ठीक है, मतलब नदीभ्या। सब में याद रखिएगा कि लास्ट में आपको ये उच्चारण जोड़ देना है, बस शॉर्ट ट्रिक। इन चारों के शब्दों में प्लस ये कर दीजिएगा आप, नदी, मधु, फले और वधुभ्य, बस चारों का वही होता है चतुर्थी बहुवचन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा धातु लकार पुरुष तथा वचन पहचानिए। ठीक है, धातु लकार पुरुष के लिए जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है विभक्ति और ट्रिक की शॉर्ट ट्रिक, तो वो एक बार हमारे चैनल के लिंक से विभक्ति और ट्रिक का वीडियो देख ले। सारी विभक्तियां आपको क्लियर हो जाएंगी, शॉर्टली याद हो जाएंगी कि शब्द रूप और धातु रूप में क्या है। पहला शब्द है पठामी, ये हमारा लट लकार है, प्रथम पुरुष पठान उत्तम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। हसही, ये जो है हमारा मध्यम पुरुष का द्विवचन है। ठीक है, मध्यम पुरुष का एक वचन में आएगा। हसय जो है ये मध्यम पुरुष एक वचन में आएगा और विधिलिंग लकार में आएगा। पठेताम जो है ये हमारा जो आता है प्रथम पुरुष द्विवचन में। याद रखिएगा एक ही मात्रा जिनमें होती है वो विधिलिंग लकार में हमारे आती है। ठीक है, जैसे इसमें हसे था तो ये भी विधिलिंग में, पठे है तो ये भी, आ शब्द जिसमें आगे लगा हो आहस्ताम, ये हमारे लंग लकार में आते हैं। ठीक है, तो विभक्ति ट्रिक आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। एक लिखना है, आप एक चॉइस करके लिख लीजिएगा। फिर निम्नलिखित वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, और अनुवाद की हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दें। तो तुम्हारा गांव कहाँ है, तो तुम्हारा की संस्कृत क्या होती है, तुम। गांव की क्या होती है, ग्रामः। कहाँ की, कुत्र। ठीक है अस्ति। ओके, तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम ग्रामः कुत्र अस्ति। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्वे। ठीक है, निकलता उदती, उदिति। ठीक है, फिर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से। ठीक है, वृक्षात पत्राणी पतंती, पतंती माने होता है गिरती है, और पेड़ से मतलब वृक्ष से। फिर है हम सब भारतीय हैं, तो हम सब अहम आवाम वयम, भारतीय संति, बहुवचन के लिए संति लगता है। ऐसे ही छोटे छोटे आप लोग भी देख लीजिएगा। फिर एक बचा है सदा सत्य बोलो, तो सदा सत्य बोलो क्या है, सदा सत्यम वद, सदा सत्यम वद। ओके, तो वीडियो जो है आप लास्ट तक देखने के साथ इसी तरह आप अपना भी पेपर सॉल्व करिएगा और 3 घंटे के अंदर भी पेपर सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा निबंध। ठीक है, तो निबंध के जो टॉपिक दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि और उसके दुष्परिणाम, ये और उसके यहाँ पे गलत है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि और उसके दुष्परिणाम, जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक पूछना है। पर्यावरण प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव, ये भी देख लीजिए। कोरोना वैश्विक आपदा, वर्तमान समय में नारी की स्थिति, और उसके बाद बेरोजगारी। तो ये जो क्वेश्चन है तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर निबंध 6 नंबर का आएगा तो पढ़ के जरूर जाइएगा, ये 5 टॉपिक अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये सब जो इतने खंड काव्य, मेवाड़, कर्मवीर, मातृभूमि, ये सब हमारे नहीं है। जो हम लोगों का खंड काव्य है वो घ नंबर पे है। ठीक है, हो सकता है आप अपने बोर्ड पेपर में देख लीजिएगा किस नंबर पे है, तो हम लोगों का जो है ये खा नंबर पे है। ठीक है, कि जय सुभाष खंड काव्य के अंतिम सर्ग की कथा वस्तु लिखिएगा। तो याद रखिएगा चौथा और आखिरी सर्ग मतलब 7वां सर्ग पढ़ के जाइएगा। ओके, पढ़ के जाइएगा। और जय सुभाष खंड काव्य का कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली, मतलब समझ लीजिए कैरेक्टर जो है रटा होना चाहिए। और 6 से 7 पॉइंट जो हैं ये विथ कोटेशन आप कॉपी पे लिखिएगा। ओके, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और ये वीडियो जो है मैंने इसीलिए बनाई है कि आप लोगों का बोर्ड पेपर अच्छे से हो सके, और उम्मीद है कि पेपर सबको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही आपसे इच्छा करते हैं कि आप जो हैं अपने इस पेपर को सॉल्व करके इसका फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, जिसमें जो अन्य लोग हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं की है, तो वो भी जो है इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें। और उम्मीद है कि सभी को पेपर समझ में आ गया होगा। अगर किसी की कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। ओके, तो ये 2021 में आने वाला 100% संभावित पेपर है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट वीडियो के सैंपल पेपर के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।